हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी 2023 का सेट सी। आपने पीछे वाली सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व क्वेश्चन पेपर देख लिए होंगे और आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, हमें किन क्वेश्चंस पर, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो उसी कड़ी में हम ये आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी होएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल बर्ड। मेल बर्ड में थोड़ा उल्टा होता है। मेल बर्ड में जो इसमें जेड जेड और जेड डब्ल्यू वाला होता है, तो इसमें जो जेड डब्ल्यू होगा वो फीमेल होएगी और जो डबल जेड होगा वो मेल होएगा। तो इसमें पूछा गया द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल बर्ड इज, जो मेल होगा वो होमोगैमेटिक होगा और जो फीमेल होगी हेट्रोगैमेटिक होएगी। तो जो जेड जेड है वो आ जाएगा मेल बर्ड का, तो ये आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला है एंटीकोडोन इज प्रेजेंट ऑन। एंटीकोडोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो ट्रांसफर आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विच आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स हेट्रोजीनस आरएनए। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक आपको बता रखी है। हेट्रोजीनस आरएनए कौन सा होता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हेट्रोजीनस आरएनए मैसेंजर आरएनए को बोल रहे हैं। और मैंने एक छोटी सी ट्रिक बता रखी है, जैसे एचएमटी घड़ी होती है वैसे हम आरएमटी ले लेते हैं। एच की जगह आर आ जाएगा। आर होता है राइबोसोमल आरएनए, तो पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए राइबोसोमल को, और पॉलीमरेज 2 करेगा मैसेंजर आरएनए को, और टी जो थर्ड है पॉलीमरेज थर्ड करेगा ट्रांस ट्रांसफर आरएनए को। तो इस तरह से यहाँ हेट्रोजीनस आरएनए थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया बच्चे को। हेट्रोजीनस आरएनए होते हैं मैसेंजर आरएनए, और हमने अभी भी देखा कि मैसेंजर आरएनए के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज 2 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल। इसके लिए बच्चों को मैं बताती हूँ कि LH है, L से है और L से लीडिंग सेल है। जो FSH होता है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। तो इस तरह से याद करना है, LH जो करेगा लीडिंग, तो दूसरी सेल बचेगी सर्टोली, उस पर ऑटोमेटिकली FSH करेगा, क्योंकि दो ही हार्मोन होते हैं LH और FSH। LH अगर लीडिंग सेल पे कर रहा है तो दूसरे वाला सर्टोली सेल पे करेगा। तो इस तरह से ये याद रख लेना, LH लीडिंग सेल पे एक्ट करेगा। तो ये बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज हैविंग ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी। 1400 सीसी है नियंडरथल मैन का, डी ऑप्शन सही है इसका। विच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी। हीमोग्लोबिन ई प्रोड्यूस होता है एलर्जी के टाइम, तो ई आ जाएगा, सी ऑप्शन सही है हीमोग्लोबिन ई। फ्लाइज आर जो है डायप्टरन होती हैं, बी ऑप्शन आ जाएगा डायप्टरन। विच एंजाइम्स ब्रेक्स द फंगस सेल, तो काइटिनेज एंजाइम आ जाएगा। काइटिनेज जो है फंगस सेल को ब्रेक करता है। इन विच ईयर आर्ट समिट वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, तो ये 1992 में हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आ जाएगा। व्हाट इज चलाजा। चलाजा देखो ऊपर दे रखा है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओवल। बेसल पार्ट ऑफ द ओवल है और अपोजिट है माइक्रोपाइलर के। व्हाट इज कोलिप्टाइल। कोलिप्टाइल क्या होता है? मोनोकोट मेमोरी ऑफ ग्रास फैमिली में जो शूट एपेक्स और फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया होती हैं वो उसको एनक्लोज करता है एक होलो फोलियर स्ट्रक्चर। इस होलो फोलियर स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोलिप्टाइल। वन नॉन मेडिकेटेड आयोडीज होता है लिप्स लूप। व्हाट इज एन्योप्लाइडी। एन्योप्लाइडी देखिए, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। जब सेल साइकिल होती है उस समय, जब सेल डिवीजन होती है उस समय जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है तो वो सेग्रीगेशन हो नहीं पाता, तो एक एंड पे तो सभी क्रोमोसोम चले जाएंगे और एक पे कोई भी नहीं जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एन्यूप्लॉइडी हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रखे हैं, डाउन सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, 21 क्रोमोसोम पे ऐसा होता है। टर्नर सिंड्रोम में 45, इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो एब्सेंट हो जाता है, और क्लियरफेंटर में 47, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इस तरह से ये एन्यूप्लॉइडी आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट मेमल्स वर लाइक शुरू लाइक थे, पहले जो मेमल थे वो शुरू जैसे थे। व्हाट इज़ द ड्यूअल फंक्शन ऑफ द जेनेटिक कोड AUG। AUG का ड्यूअल फंक्शन क्या है?
ये मीथेनोन के लिए कोड करता है एक फंक्शन तो ये है, और ये इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है, तो इसलिए 2 फंक्शन हो जाते हैं इसके। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है ये, तो इस सेक्शन बी का हमने क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव का क्या फंक्शन वो है, क्या इसके प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एक तो शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव और रिवर्सिबल होना चाहिए, और विद नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इट आल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर सेक्सुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्सुअल एक्ट ऑफ यूज़र्स। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल ड्राइव के दौरान, डिज़ायर के दौरान, तो इसका ये आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, व्हाट आर द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, नेम वेरियस सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। देखिए ऊपर दे रखा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होता है, दे प्रोवाइड द साइट्स फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोइड साइट्स। यहाँ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होते हैं जहाँ पर ये लिम्फोसाइट्स को इंट्रैक्शन के लिए जगह मिलती है। एंटीजन और जो लिम्फोसाइट्स हैं जहाँ पर ये इंट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जैसे और फिर ये प्रोलिफरेट करेंगे टू बिकम इफेक्टर सेल्स। स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, पेयर्स पैचेज हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपेंडिक्स, ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक होमो हेबिलिस एंड होमो इरेक्टस। होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस का जो है हमें विशेषताएं बता। देखिए जीनस होमो में हमारा जो है ब्रेन साइज जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है, और स्टार्टेड हंटिंग विद स्टोन वेपन्स, वो शिकार करना शुरू कर देते हैं, जो पत्थर होते हैं उनसे वेपन बनाते हैं, उससे शिकार शुरू कर देते हैं। जो होमो हेबिलिस होता है वो 2 मिलियन ईयर्स हो आया था। उसकी ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी है, और उसने पहला स्टोन टूल मेकर बनाया था, वो मतलब पहला मेकर बना था पत्थरों के टूल बनाने वाला। और लेकिन वो शाकाहारी था, हर्बीवोरस था, डिड नॉट ईट मीट नहीं खाता था। लेकिन होमो इरेक्टस था, ये जो है ये 1.5 मिलियन ईयर्स को आया था। इसकी ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी, और ये मीट खाते थे, यानी ये मांसाहारी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक, ये हो गया। नेम द वेरियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन कौन सी होती हैं। देखिए गोनरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल वार्ड्स है, एड्स है, जेनाइटल हर्पीज है, क्लेमाइडियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, ये सारी क्या हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। इसका नीचे वाला देखिए, नीचे दे रखा है, एक्सेस यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इन ए मच लेसर टाइम स्केल्स। ये करें बहुत कम समय में हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ये यूज़ करने के बाद भी जो वेराइटी बच जाती है रेजिस्टेंट वेराइटी, वो यानी कि इवोल्यूशन वो बहुत कम समय में हो जाता है उनका। दिस इज़ आल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स अगेंस्ट द विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक्स। हम कोई दवाई खा रहे हैं एंटीबायोटिक्स किसी माइक्रोब्स के अगेंस्ट, या ड्रग्स हैं खा रहे हैं अपने सेल या अपने अंदर, उसका भी वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है। हैंस रेजिस्टेंस और ऑर्गेनिज्म सेल्स आर अपीयरिंग इन टाइम स्केल ऑफ मंथ, ये मंथ में हो जाता है, ईयर में हो जाता है, लेकिन सेंचुरी नहीं लेते। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। मान लीजिए हम कोई दवाई ले रहे हैं और वो दवाई असर करना बंद कर देती है, इसका मतलब जो है हमारे अंदर जो माइक्रोब है वो इस एंटीबायोटिक के जो है रेजिस्टेंट हो गया है। फिर डॉक्टर क्या करता है, दवाई बदल के देता है। वो दो दवाई बदल के दी है, वो भी थोड़े समय असर करेगी, लेकिन बाद में भी क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे माइक्रोब्स हो जाते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उस दवाई के, उसका असर करना बंद कर देता है, हो जाता है उसका असर। इसलिए ये एंथ्रोपोजेनिक एक्शन में आ जाएंगे ये सारे। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट्स। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका डायग्राम देखिए, ये है इको R1 है, ये दिखा रखा है। आप इसको गोल सर्कल बना लेंगे और इस तरह से ये दिखा देंगे। इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर है ये, इकोलाई में पाया जाने वाला है। APBR322 है। शोइंग रेस्ट्रिक्शन साइट देखिए, इसमें HIND3 है, ये देखो HIND3 दिखा रखा है ऊपर ही वाला। इको R1 दिखा रखा है, इधर है क्लेवन है इसमें, ये देखिए। और फिर देखिए BMH1 है, BAMH1 है, साल1 है। फिर देखिए PBU2 है, और यहाँ ROP है। ROP किसके लिए कोड करता है, प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड में इन्वॉल्व होता है।
और या जहाँ BMH 1 था और साल 1 था, यहाँ टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। यानी कि इसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। अगर इसको हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में रखते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रेजिस्टेंट जीन है। और फिर ये देखिए OR ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और एम्पिसिलिन में जो है जो रेजिस्टेंट जीन सही एंटीबायोटिक है, इसमें PST1 और PVU1 इसमें यहाँ पर ये साइट है। फिर ये इस तरह से आप ये अच्छे से क्वेश्चन ये डायग्राम बना देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट द बैक्टीरिया विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हमें उस के बारे में लिखना है, उन बैक्टीरिया के बारे में बताना है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। देखिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ये रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स में पाया जाता है और फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल में रहते हैं। राइजोबियम तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, लेकिन जो फ्री लिविंग भी रहते हैं मिट्टी में है वो एजोस्पाइरलम है, एजोटोबैक्टर है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और जो सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप ये वाले बैक्टीरिया लिख देना। अब देखिए हमारा सेक्शन C स्टार्ट हो गया है। सेक्शन C है, पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हमें क्या बताना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन बताना है। और इसका अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इन स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। ये कैपिंग टेलिंग भी साथ साथ कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, ये देखिए पोलन ग्रेन क्या है, स्पेरिकल होते हैं, अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होते हैं। पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लेना ऐसे वाला, एक्साइन बता देना, अंदर वाली इंटाइन होती है, जहाँ एक्साइन एब्सेंट होती है वहाँ जर्मपोर होता है, क्योंकि यहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। 2 सेल दिखा रखी, इसमें वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, जनरेटिव सेल नीचे दिखाना है। इस तरह से आप डायग्राम बना देना। फिर इसकी 2 लेयर के बारे में बता देना। 2 लेयर है इसकी, बाहर वाली जो एक्साइन है, फर्स्ट वाली जो बाहर वाली लेयर है ये हार्ड लेयर होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यह हाई टेम्परेचर को, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली को सहन कर लेता है और कोई भी एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर पाता स्पोरोपोलिन को। और इसमें जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की जो एक्साइन है उसमें हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जम्पोर वेयर स्पोरोपोलिन एब्सेंट। इनर वाल होती है वो उसका पोलन ग्रेन की, वो इंटाइन होती है और ये कंटिन्यूस होती है, इसमें कोई मतलब जम्पोर वगैरह नहीं होती, इसमें कंटिन्यूस होती है। और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसका जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का वो बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जो पोलन ग्रेन होता है व्हेन मेच्योर इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है और इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है और उस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वो फ्लोट करती है और उसका जो स्पिंडल शेप होती है और उसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। ये देखिए दिखा रखा है इसमें। तो आप इतना ही लिखना, ये नीचे वाला पोर्शन मत लिखना, ये तो एलर्जी के बारे में बता रखा है। अगला जो है वो स्प्लाइसिंग वगैरह है। स्प्लाइसिंग क्या होता है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन्स, इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर ज्वाइंड इन डिफाइंड ऑर्डर। यानी कि स्प्लाइसिंग का मतलब है इंट्रोन को रिमूव करना और एक्सोन को जोड़ देना। कैपिंग में क्या होता है, 5' एंड पे जो है मिथाइल गुआइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करना, वो कैपिंग कहलाएगा। टेलिंग यानी कि 3' एंड पे जो है हेट्रोजीनस आरएनए के 3' एंड पे 200 से 300 जो है एडिनाइलेट के रेजिड्यू ऐड होना, वो टेलिंग कहलाता है। 5' एंड पे कैपिंग यानी सिर टोपी लगा देना, पीछे पूंछ लगा देना और स्प्लाइसिंग बीच में जो इंट्रोन है वो हटा देना। क्या खास बात है इसमें टॉपिक्स में, दैट माइट अकाउंट्स फॉर देयर ग्रेट डाइवर्सिटी। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है टॉपिक्स में, क्या खास बात। देखिए देयर आर द 3 डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग स्पीसीज रिचनेस इन द ट्रॉपिक्स। पहला है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो मोर सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं दैन टेम्परेट रीजन, यानी टेम्परेट रीजन पे इतनी सोलर एनर्जी नहीं आती जितनी ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे आती है, जिसके कारण वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल उस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाती है, ज़्यादा सनलाइट फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है और हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाएगी। यानी जहाँ ज़्यादा खाना मिलेगा वहाँ ज़्यादा लोग स्पीसीज़ भी मिलेंगे।
सेकंड है ट्रॉपिकल रीजन हैव लेस सीजनल वेरिएशंस, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पर इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होती, इतने सीजन की वेरिएशंस नहीं होती, और जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा चेंज भी नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। दिस प्रमोट द निच स्पेशलाइजेशन, इससे क्या होता है निच की स्पेशलाइजेशन होती है और जो है स्पीसीज रिचनेस बढ़ जाती है। तीसरा है जो टेम्परेट रीजन है वो उस पर ग्लेशिएशन होती रहती हैं ड्यूरिंग द आइस एज, विच वेयर एज द ट्रॉपिकल रीजन रिमेन अनडिस्टर्ब, ट्रॉपिकल रीजन अनडिस्टर्ब रहता है, उस पर कोई ऐसे नहीं होता, विच लेड टू द इंक्रीज इन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन दिस रीजन, जिसके कारण कि वहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। तो ये कारण है जिसके कारण ट्रॉपिक्स पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है और उस पर कम होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑन दिस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन जो है व्हाट इज़ अल्टीट्यूड सिकनेस, ये सिलेबस में नहीं है। अब डिकम्पोजिशन वाला देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन देखनी है पहले तो, द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो डेट्रिटस का होता है उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, न्यूट्रिएंट्स। और कौन करेगा इसको, ये बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट्स हैं, ये सब करेंगे। और इसमें स्टेजेस क्या है डिकम्पोजिशन की, फ्रेगमेंटेशन है, पांच स्टेप होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। जो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो डेट्रीवोर्स होते हैं जैसे अर्थवर्म वगैरह होते हैं वो डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। लीचिंग में क्या होता है, इसमें जो वाटर सोल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं ओरिजिन के अंदर, और वो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं और अनअवेलेबल रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते, वो बहुत नीचे जाने के बाद वो अवेलेबल नहीं है। तीसरा है कैटाबोलिज्म, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो बैक्टीरियल हैं और फंगल एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के डेट्रिटस को डिग्रेड कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। अगला जो है फोर्थ है, ये जो तीनों स्टेप हमारे फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग है, कैटाबोलिज्म है, ये सब डेट्रिटस पे हो रहा है काम। जहाँ डेट्रिटस है जो हमारे पत्ते, गले सड़े पत्ते, जो भी चीज़ें हैं गली सड़ी हैं उस पर ये काम हो रहा है। तीनों काम फ्रेगमेंटेशन में, लीचिंग में और कैटाबोलिज्म में। अब जब दो हम स्टेप पढ़ रहे हैं सब मिट्टी के अंदर हो रहे हैं, ह्यूमिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डार्क स्टेबल न्यूट्रिएंट रिच ह्यूमस, पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि हम डार्क स्टेबल न्यूट्रिएंट बना दे, ह्यूमस बना देता है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब ह्यूमस बनना। यहाँ ह्यूमस जब बनता है जब वो पार्शली डिकम्पोज होता है ऑर्गेनिक मैटर। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है ह्यूमस का इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में रिलीज इनटू द सॉइल में। फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा और नमी होगी, मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट होगा वो फेवर करता है, डिकम्पोजिशन रेट उसमें ज़्यादा होती है। लो टेम्परेचर होगा और नमी नहीं होगी और ऑक्सीजन भी एब्सेंट होगी तो जो है डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगी, तो ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। हाई लिग्निन और एंड काइटिन, अगर हाई लिग्निन और काइटिन वाला अगर डेट्रिटस है तो उसमें भी डिकम्पोजिशन स्लो होगी, लेकिन अगर जो डेट्रिटस उसमें शुगर और नाइट्रोजन रिच डेट्रिटस होगा तो डिकम्पोजिशन फास्टर हो जाएगी। तो ये सारा आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द टेक्निक्स फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब डीएनए के फ्रेगमेंट हो गए हैं उनको सेपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए देख लेते हैं। देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंट बन गए हैं। दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। को किससे अलग करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, हमें पता है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको हम उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज में फोर्स कर देंगे मूव करने के लिए, तो ये जो है नोड की तरफ जो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी तरफ मूव करेगा थ्रू ए मीडियम मैट्रिक्स। और मीडियम मैट्रिक्स हम एग्रोज यूज़ करते हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स भी सेपरेट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखिए डायग्राम दिखा रखा है, ये वेल बना दिए, इसमें से हमने डाल दिए फ्रेगमेंट्स को। देखिए सबसे ऊपर लार्जेस्ट है, नीचे नीचे जाते हैं वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये डीएनए बैंड्स हैं। अकॉर्डिंग टू साइज ये अरेंज हो जाते हैं, सबसे नीचे स्मॉलर और ऊपर जो है बड़े हैं।
जितना छोटा होता जाएगा उतना नीचे आता जाएगा, दूर जाता जाएगा। फिर हमें वी कैन सी ऑरेंज कलर्ड बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड। फिर हम स्टेनिंग करेंगे इसकी इथिडियम ब्रोमाइड से। बिना स्टेनिंग हमें दिखाई नहीं देंगे, तो इथिडियम ब्रोमाइड है, ये याद रखना है। इथिडियम ब्रोमाइड से हम स्टेनिंग करेंगे तो ऑरेंज कलर के बैंड हमें दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, लाइट भी डालनी है, तभी हमें दिखाई देंगे। दोनों चीज़ होनी चाहिए, इथिडियम ब्रोमाइड प्लस अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर ये बैंड जो सेपरेटेड हो गए हैं, इनको कट आउट कर लेंगे फ्रॉम द एग्रो जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। इस स्टेप को हम इल्यूशन बोल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट, राइट इट्स फंक्शन। बायोगैस प्लांट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, क्या है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बतानी है। देखिए बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट, देखो धरती के नीचे बनाया हुआ है ये, खोद कर नीचे गहराई तक धरती को कंक्रीट का बना होता है। टैंक 10 से 15 फीट डीप होता है ये। इसमें बायो वेस्ट डाल देते हैं नीचे एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड। फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। देखो यहाँ ये दिखा रखा है, यहाँ से हम डालेंगे डंग वाटर वगैरह, यहाँ से नीचे आ जाएगा डाइजेस्टर में। और यहाँ देखिए ऊपर स्लज दिखा रखा है, यहाँ जो बच जाता है अनडाइजेस्ट वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ गैस आ जाएगी। ये फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग कवर है, इसमें गैस इकट्ठी हो जाएगी और ये फिर पाइप द्वारा घरों में पहुँचाई जाती है। विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। ये जो है, ये फ्लोटिंग जो है, गैस होल्डर जो दिखा रखा है, ये ऊपर फ्लोट करता रहता है क्योंकि नीचे से गैस बनती आएगी तो ये ऐसे ऊपर तैरता रहेगा। बायोगैस प्लांट हैज़ एन, एक आउटलेट होती है, विच इज़ कनेक्टेड टू ए पाइप टू सप्लाई। देखिए आउटलेट है और ये सप्लाई से कनेक्ट हो रखा है। हाउस में, घरों में, नज़दीक के घरों में ये पाइप द्वारा पहुंचाया जाता है। स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट, दूसरी आउटलेट दिखा रखी है, यहाँ से यूज़ कर दे, इसको फर्टिलाइजर की तरह है। कैटल डंग इज़ अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटी इन द रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में जो कैटल होता है वहाँ पर ये लगाए जाते हैं बायोगैस प्लांट। Biogas plant are more often built in rural areas. The biogas thus produce is used for cooking and lighting. कुकिंग और लाइटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से इसे बायोगैस बना दी जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, अब हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज़ प्लेसेंटा, राइट इट्स फंक्शन। प्लेसेंटा क्या है, इसका क्या फंक्शन है। देखिए प्लेसेंटा है कोरियोनिक विलाई ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्रेन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, यानी वो बिल्कुल एक दूसरे के उसमें इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड द प्लेसेंटा। सिग्निफिकेंस क्या होंगे इसके, यानी फंक्शन क्या होंगे इसके। प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ये प्लेसेंटा ही जो है भोजन देता है, ऑक्सीजन देता है जो एम्ब्रियो हो रहा है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और वो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है या एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उसको जो है ये प्लेसेंटा ही बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। ये एम्ब्रियो से कैसे जुड़ा होता है, वो बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे जुड़ा होता है। विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द, जो हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। इट आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन्स जैसे कि HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेंस एट्सेट्रा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन्स है, ह्यूमन प्रोलैक्टिन है। ये सारे काम जो है ये प्लेसेंटा करता है एस्ट्रोजन की तरह फंक्शन करके। अगला देख लेते हैं, इसके इंटरनल चॉइस में है स्पर्मेटोजेनेसिस करना है विद द हेल्प ऑफ वेल टेबल डायग्राम। ये देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट
begin at puberty. स्पर्मेटोगोनिया इज़ प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस, और अपने इंक्रीज इन नंबर, अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। हर एक स्पर्मेटोगोनियम जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। ये दिखा रखा है 46 क्रोमोसोम है। फिर इनमें से कुछ जो है स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना साइज़ बढ़ा लेते हैं, और वो जिसका साइज़ बढ़ जाता है उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये म्यूटिक डिवीजन होने होने लग जाती है। इनमें जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है तो ये सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बन जाती हैं, और इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं। फिर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, फिर और दो से फिर ये चार स्पर्मेटेड बन जाएंगे। सेकंड म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होने के बाद स्पर्मेटेड जो बन गया है इसमें डिफ्रेंशिएशन होएगी, और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद स्पर्मियोजेनेसिस से ये क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। स्पर्मेटोजोआ जो है ये एम्बेडेड रहती है, इसका हेड जो है सर्टोली सेल में, और फिर ये रिलीज होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन बोल देते हैं। इसमें कौन से जो हैं हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या होता है प्यूबर्टी के समय, क्या होता है, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है उनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं तो ये एंट्री पिट्यूटरी जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो एंट्री पिट्यूटरी दो गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करती है, एक एलएच और एक एफएसएच। एलएच जो है लीडिंग सेल पे काम करेगा और वो सीक्रेट करेगा एंड्रोजन्स को, जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा, वो दूसरे फैक्टर्स को सीक्रेशन करने में हेल्प करेगा, और वो फिर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करेंगे। और इसका ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल का दिखा रखा है इसमें। ये देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया दिखा रखे हैं, जर्मिनल एपिथेलियम है इस मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया बोल सकते हैं इनको। ये स्पर्मेटोगोनिया दिखा रखे हैं, और इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस से अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। ये देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज़ बढ़ गया है, जिसका साइज़ बढ़ गया है उसमें क्या होएगी, फिर म्यूटिक फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो जाएगी। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुई तो देखिए सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बन गई हैं। सेकेंड स्पर्मेटोसाइट से देखिए फिर ये क्या बन गए हैं, स्पर्मेटेड बन गए हैं। स्पर्मेटेड बनने से ये देखिए इसका सर्टोली सेल में जो है, ये सर्टोली सेल में इसका हेड एम्बेडेड है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब रिलीज होते हैं तो ये स्पर्मिएशन प्रोसेस से रिलीज हो जाएंगे, और इसको स्पर्मेटोजोआ बोलेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है, कौन कौन से पाए जाते हैं, और इसके इंटरनल उसमें दे रखा है व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस, हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूज्ड, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। दो क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या कहते हैं। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ abnormal arrangement of one or more chromosomes। यानी कि क्रोमोसोम में क्या होता है, या तो एक एब्सेंट हो जाता है या एक ज़्यादा हो जाता है, तो ये abnormal अरेंजमेंट हो जाती है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के कारण। इसमें दो हो गए, एक तो एन्यूप्लॉइडी हो गया, एक पॉलीप्लॉइडी हो गया। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम्स। यानी कि जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं न होने के कारण एक पोल पे तो पूरा क्रोमोसोम सारे क्रोमोसोम चले जाते हैं और एक पे नहीं जाते, तो इससे कारण जो है एन्यूप्लॉइडी हो जाती है। जैसे डाउन सिंड्रोम है, इसमें 47 क्रोमोसोम है, टर्नर में 45 हैं, क्लिनफेल्टर्स में 47 हैं। और फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज। अब साइटोकाइनेसिस न होने के कारण टीलोफेज के बाद वो क्या हो जाता है, उसमें होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइड। ये ज़्यादातर प्लांट्स में पाया जाता है। अब तीन जो है डाउन सिंड्रोम देख लेते हैं क्या कह रहा है। द कोज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 की एडिशनल कॉपी आ जाती है। और ये डिसऑर्डर्स हैं फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन ने किया था। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड with small round head, furrowed tongue and partially open mouth,
पाम ब्रॉड हो जाती है इसकी, और पाम क्रीज आ जाती हैं। उसमें करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज होती है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्टेड। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या है ये? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कोज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू कैरियोटाइप 47 XSY। यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होने से XSY कैरियोटाइप हो जाती है और 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इस ऐसे इंडिविजुअल की जो है मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाती है। फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज gynecomastia is also expressed. सच इंडिविजुअल इज आर्स्ट्रल, ये स्ट्राइल होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? सच डिसऑर्डर इज कोज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एक एक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होता है। सच फीमेल, आज ऐसी फीमेल जो है स्टेराइल हो जाती हैं क्योंकि इनकी ओवरीज रूडिमेंट्री हो जाती हैं। बिसाइड्स अदर फीचर्स इंक्लूडिंग द लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स, दूसरे भी सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये आप 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बता देना। अगला क्वेश्चन है पेडिग्री एनालिसिस वाला है। ये पेडिग्री एनालिसिस डन इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने के लिए पेडिग्री एनालिसिस की जाती है। टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, अबनॉर्मेलिटी और डिजीज थ्रू द जनरेशंस में कोई ट्रेट ऐसा है जिसके कारण जो है एबनॉर्मलिटी आई हुई है, डिजीज आई हुई है, उसके इनहेरिटेंस को ट्रेस करना है। एस्पेशली सिंस कंट्रोल्ड क्रॉसेस, क्यों करते हैं पेडिग्री एनालिसिस से? क्योंकि जो है कंट्रोल्ड क्रॉस नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं ह्यूमन बींग्स में, इसलिए पेडिग्री एनालिसिस से करते हैं। क्या डिटरमाइन करता है ये? वेदर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, ये डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के बारे में बताता है। और ये भी बताता है वेदर द ट्रेट इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड, कि ट्रेट जो गिवन ट्रेट है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तीसरा, जीनोटाइप ऑफ फैमिली मेम्बर्स की जीनोटाइप भी बताता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सफरिंग्स इनहेरिटिंग ए स्पेसिफिक जेनेटिक डिसऑर्डर और ट्रेट, और ये भी बताएगा कि भाई आगे आने वाली जनरेशन में इस ट्रेट की क्या संभावना है, इस बीमारी के जाने की क्या संभावना है, ये भी बताता है ये पेडिग्री एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक ऑफ सेलुलर डिफेंस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। आरएनए बताना है विद एग्जांपल से। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का एग्जांपल है इसमें। ए निमेटोड मेलोइडिगाइनी इनकोग्निशिया, एक निमेटोड है जो कि टोबैको है उसकी रूट को इन्फेक्ट करता है, और फिर उसने उसकी जब रूट जो है जो इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसकी जो पैदावार है वो बहुत कम हो जाती है। ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड्स। आरएनएआई, ये मेथड क्या है? दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए, इस मेथड में स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को साइलेंस कर देते हैं। ड्यू टू ए, कैसे साइलेंट करते हैं? कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कर देते हैं, जो कि उसके साथ बाइंड कर दिया जाता है मैसेंजर आरएनए के साथ, और फिर उसकी ट्रांसलेशन को रोक देता है मैसेंजर आरएनए की। तो इस तरह ये साइलेंस हो जाएगा। यानी कैसे साइलेंट किया? मैसेंजर आरएनए है उसको एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल ले आए और कंप्लीमेंट्री उसके, और वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद उस मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन रुक जाएगी, क्योंकि उसको प्रोटीन बनाना होता था, तो वो साइलेंट हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब ये जो कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया कहाँ से, इसका सोर्स क्या है? ये भाई इन्फेक्शन हो सकता है बायो वायरस के कारण, हैविंग आरएनए जीनोम, उसमें आरएनए जीनोम हो सकता है, और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स भी हो सकता है दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ये सोर्स हो सकता है इसका। अब इसमें वेक्टर क्या लेंगे? यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लेंगे हम। निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। अब इस एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को लेकर उसमें जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं वो हम होस्ट प्लांट में डाल देंगे, टोबैको के प्लांट में डाल देंगे। क्या यूज़ करके? वो जीन हमने डाल दिया वेक्टर में, एग्रोबैक्टर वेक्टर में, उस वेक्टर को यूज़ करके हमने होस्ट प्लांट में डाल दिया। फिर ये जो जीन डाले हैं हमने, प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। अब हमने जो टोबैको प्लांट में ये जीन्स डाला है वेक्टर के थ्रू, ये क्या कर देगा? वहाँ पर सेंस और एंटी सेंस दोनों आरएनए को प्रोड्यूस कर देगा इन द होस्ट सेल के अंदर। ये दोनों तरह के आरएनए जो हैं बीइंग कंप्लीमेंट्री, एक दूसरे के क्या है? कंप्लीमेंट्री हैं, और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देगा। फिर ये आरएनए को इनिशिएट कर देगा एंड साइलेंट्स द स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए ऑफ निमेटोड
और ये क्या कर देगा, निमेटोड का जो मैसेंजर आरएनए है उसको क्या कर देगा, साइलेंस कर देगा। अगर उसको अगर उसने इन्फेक्ट किया तो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, फिर पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, प्रोटीन नहीं बना पा रहा है ट्रांसजेनिक होस्ट में एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए डाल दिया है। ट्रांसजेनिक प्लांट गोट इट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम पैरासाइट, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट जो अपने आप को पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाता है, वो उससे उस निमेटोड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अब। तो भाई ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया वीडियो। लास्ट तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, और 12th क्लास के स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ इनको शेयर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन बटन दबा देना। आपको अगली वीडियो 2023 का सैटरडे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।